हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका पार्ट 27 लेके आया है दोस्तों। टेन 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 टेन। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत ही लेवल वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं दोस्तों, जैसे कि रेजोनेंस, फिर LC ऑसिलेशन, है ना, ये सब, फिर LCR सीरीज, है ना, बहुत सारा आगे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल वाले हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, LCO ये सब दोस्तों NCERT टेक्स्ट बुक के लेक्चर हैं दोस्तों। सो प्लीज़ इसको आप GNET के लेवल से ना देखिएगा, है ना, ये NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर है। ठीक है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें आपके फंडा वंडा सब क्लियर होंगे, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है मेरा, वो है बस टॉपिक का नाम नहीं बोलूंगा मैं, स्टार्ट करते उसके बाद टॉपिक बोलेंगे दोस्तों। कभी भी आप एक सीन आपको क्रिएट करवाता हूं आज मैं, फंडा फोकस लेते हैं थियरी स्टार्ट करने से पहले, फंडा फोकस लेते हैं। चल आ जा भैया। ओके दोस्तों, पावर स्टेशन होते हैं ना, पावर स्टेशन, उसके बाहर, चलो भी पहले तो मैं एक ग्राउंड बना देता हूं। ठीक है, पावर स्टेशन के बाहर ऐसा कुछ एक डिवाइस होता है। ठीक है, फिर पावर स्टेशन के बाहर आगे ऐसे बड़े बड़े दोस्तों थंबे लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े, ऐसा कुछ होता है। ओके, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखते हो कि आपके सोसाइटी के बाहर छोटे छोटे खंभे लगे होते हैं, छोटे छोटे खंभे लगे हुए होते हैं, हाँ सर लगे हुए होते हैं। और ये मान लो कि आपका घर है। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक, अब दोस्तों पावर स्टेशन के बाहर एक डिवाइस लगा हुआ होता है और रास्ते में भी एक सेम ऐसा डिवाइस लगा हुआ होता है। ध्यान से सुनना, समझा रहा हूँ पूरी कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये एक्चुअली मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको मैं बता देता हूँ। पावर स्टेशन में से जैसे ही पावर सप्लाई आता है, मतलब जितना वोल्टेज बाहर आता है दोस्तों, मान लो कि पावर स्टेशन में से आया 24 किलो वॉट, 24 किलो वोल्ट। ठीक है, ये डिवाइस में वो वोल्टेज आते ही दोस्तों, ये वायर है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिट करता है ना, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 24 किलो वोल्ट का वोल्टेज इस डिवाइस में आता है, इसमें आने के बाद दोस्तों यही 24 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो 400 किलो वोल्ट बन जाता है। और बाप रे सर, क्या बात कर रहे हो? तो फिर दोस्तों अभी आगे और वायर, ये और ये डिवाइस, वो का वो डिवाइस यहाँ पे लगा है, वही डिवाइस है, लेकिन अब की बार ये डिवाइस क्या करेगा, ये वायर है सब जगह, ये डिवाइस क्या करेगा, जो 400 किलो वोल्ट है उसको कम कर देगा और इसके बाद आगे बिजली जाएगी 13 किलो वोल्ट वाली, मतलब तुमको जितनी चाहिए उतनी। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आपके घर के बाहर जो खंभा लगा होता है बिजली का छोटा सा, उसके नीचे या कहीं उसके ऊपर कहीं पे भी एक छोटा और सेम ऐसा डिवाइस होता है, छोटा सा दोस्तों। वो क्या करता है, वो भी दोस्तों जो 13 किलो वोल्ट आ रही है और आपके घर में कितनी चाहिए, 240 वोल्ट, तो आप तक वो 240 वोल्ट की बिजली बना के भेजता है, 240 वोल्ट करके भेजता है। तो सर ऐसा तो ये क्या डिवाइस है रे? देखो सर, कभी कभी पावर स्टेशन में से आने वाले 24 किलो वोल्ट को उसने 400 किलो वोल्ट कर दिया। अरे बाप रे, मतलब देखो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को पहले लो टू हाई कर रहा और जरूर पड़ने पर, देखो हाई है 400 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, जरूर पड़ने पर 13 किलो वोल्ट कर दिया। मतलब ये डिवाइस वोल्टेज को हाई टू लो भी कर सकता है। क्या बात है सर, तो ये डिवाइस कौन सा? तो ये डिवाइस देखो आगे 13 किलो वोल्ट को भी तेरे घर में चाहिए भाई 240 वोल्ट, तो और इस डिवाइस ने उसको और कम कर दिया। मान लो यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री, और फैक्ट्री को चाहिए मान लो कि भाई 4000 वोल्ट, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से ये डिवाइस उसको 4000 वोल्ट करके भेजेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो क्लियर है, क्लियर है दोस्त। तो दोस्तों ये डिवाइस ऐसा तो क्या है रे
जो वोल्टेज को जरूर पड़ने पर लो से हाई भी कर पाता है और हाई से लो भी कर पाता है दोस्तों। यस, तो इसी डिवाइस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर। तो ये है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का अच्छा वाला डेफिनेशन। अ डिवाइस विच, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। और नॉर्मली डेफिनेशन ये भी लिखते हैं कि भाई जो वोल्टेज को हाई टू लो करे या लो टू हाई करे, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कौन सा फार्मर? ट्रांसफार्मर। ठीक, ओके। तो हम लिख सकते हो दोस्तों, आपको डेफिनेशन लिखना हो ना, डेफिनेशन तो लिख सकते हो, अ डिवाइस विच कैन इंक्रीज, हाँ ये भी हो सकता है, और डिक्रीज दी AC वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है सर, क्लियर बात होगी। बोलो कोई इश्यू है आपको? नहीं है सर, डन ना। ये था दोस्तों आपका फंडा फोकस। ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, सीधा यहाँ से डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ठीक है, चला जा। हाँ, आपको याद दिलाना पड़ता है भी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, सीधा वो। हाँ, अब दोस्तों जिस ट्रांसफॉर्मर ने, डिवाइस मतलब ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज को इंक्रीज किया, उसे बोलते हैं दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जिस ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज को डिक्रीज किया तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, है ना। ये भी स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, तो जो वोल्टेज को लो टू हाई करता है उसको स्टेप अप, और जो हाई टू लो करता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ओके दोस्तों, हम डायग्राम देखेंगे पूरा कैसा होता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, है ना, सब क्लियर करेंगे। चलिए आ जाइए दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मर का पूरा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है हम जानेंगे दोस्तों। ये मैंने एक बनाया है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, पूरा जाडा, एकदम इतना जाडा होता है पूरा। अपनी आपकी बुक है ना, बुक के जैसा जाडा होता है पूरा सॉफ्ट आयरन कोर। 3D बनाऊं तो ऐसा कुछ, ऐसा। ठीक है ना, ये 3D वाला समझ गया ना तू? हाँ, ऐसे बता रहा हूं तुझे तो लग रहा है 2D है ना। ऐसे होता है ये सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ओके दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ये दोनों एंड पे एक कॉइल होता है जो ऐसे लपेटा हुआ होता है, और दूसरे एंड पे कॉइल होता है जिसको ऐसे लपेटा हुआ होता है दोस्तों। डन है, क्लियर है दोस्तों। ये इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। अरेंजमेंट देख रहे हो आप दोस्तों, वाइंडिंग देख रहे हो आप कॉइल का कैसा है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है दोस्तों। ओके, डन है दोस्तों। ये देखिए आप, प्राइमरी कॉइल में कुछ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसको NP बोलेंगे। और सेकेंडरी में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको NS बोलेंगे। धीमे धीमे शांति से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए अब इसमें ये बोल सकता हूं दोस्तों, 2 कॉइल्स ऑन सेपरेट लिम्ब्स ऑफ द कोर। यदि 2 कॉइल सेपरेटली होती है अलग अलग एंड पे, तो दोस्तों उससे बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं? कोर टाइप। ठीक है, क्लियर हो रहा है? धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ठीक है, चला जा। ओके, अब दोस्तों दूसरे टाइप का क्या होता है? दूसरे टाइप का ट्रांसफॉर्मर कैसा? तो ऐसा। अब आराम से देखना पहले तो दोस्तों, ये खाली गैप है बीच में, ये जो है ना, ये बीच में गैप है दोस्तों, ये और यही है। ऐसे है ना दोस्तों, यहाँ पे और ये गैप है, ये बीच में गैप है पूरा। ठीक है, और देखो वायर यहाँ पे लपेटा होता है, ये यहाँ पे ऐसा। ठीक है ना, ये तो पूरा खाली गैप है, ये पूरा खाली है, ये भी खाली है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ओके डन। अब दोस्तों इसके ऊपर दूसरा वायर लपेटा हुआ होता है ऐसे। ओहो सर, एक दूसरे के ऊपर वायर लपेटे हुए होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड इट इज सेकेंडरी कॉइल।
ट्रांसफार्मर ऐसे अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो जिसमें दो कॉइल एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कॉइल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, उसको दोस्तों शेल टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं दोस्तों। ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ये आपके सिलेबस में भी आपको ऐसा समझाना है, ठीक है। टू कॉइल्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड शेल टाइप, इज कॉल्ड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, और जिसमें अलग अलग होते हैं उसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की बातें समझ में आ रही है दोस्तों, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पक्का, ठीक है दोस्तों, चला जा। अब दोस्तों क्या होता है एक्चुअली में, आप करते क्या हो, आपको मतलब ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है वो हम जानेंगे दोस्तों। वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वर्किंग क्या है हम जानते हैं, वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफार्मर दोस्तों, ठीक है, ओके। वर्किंग कैसे करता है ट्रांसफार्मर, तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ये जो है प्राइमरी कॉइल, उसमें मैं करंट देता हूं, यहाँ पे करंट देना चालू किया, इनपुट, अरे करंट देना मतलब एसी सोर्स ज्वाइन कर दे यार, एसी सोर्स ज्वाइन किया तूने, यहाँ से करंट बहना चालू हुआ, ये करंट ऐसे गया गया नंबर ऑफ टर्न्स में होके होके और इधर आया, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, आपको पता है जब किसी भी नंबर ऑफ टर्न या तो किसी भी सर्कल में करंट जाता है, तो आपको पता है करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये लूप है, लूप में करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो ये सिस्टम आपको समझाई थी मैंने, तो करंट ऐसे जा रहा है तो थंब ऊपर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये हर एक टर्न में करंट जा रहा है, हर एक टर्न में, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे, ऐसे, ठीक है, और धीमे धीमे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेगी दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं एसी सोर्स को, एसी सोर्स जो दोस्तों जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी जिसका कांस्टेंट है, ऐसे एसी सोर्स के साथ जब प्राइमरी कॉइल कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो दोस्तों उसमें प्राइमरी कॉइल में करंट आता है, ठीक है, करंट आता है दोस्तों, इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, ठीक है सर, अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है, ये हो गया दोस्तों प्राइमरी कॉइल का काम, ये हो गया पूरा प्राइमरी कॉइल का काम, ठीक है। अब दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई, ये जो सॉफ्ट आयन कोर है ना, वो क्या काम करता है पता है दोस्तों, ये प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पूरा का पूरा सर, ये कभी बाहर जाने नहीं देगा, वेस्ट नहीं होने देगा, सेकेंडरी तक पहुंचाता है, सेकेंडरी तक पहुंचाता है, समझ में आ रहा है आपको। तो बोलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं सॉफ्ट आयरन कोर, उसका काम क्या है दोस्तों, प्राइमरी कॉइल में से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाना, ये उसका काम है दोस्तों, बोलो हाँ या ना, सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाना, ये किसका काम है, सॉफ्ट आयन कोर का, ठीक है, ओके दोस्तों। सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच गया, तो अब सेकेंडरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड गया, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड गया दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और दोस्तों आपको पता है क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, बोल हाँ या ना, क्लियर है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ऐसे एक कॉइल के कारण दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, अच्छा 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 सर, हम ये तो जानते हैं, तो मतलब ऐसा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपको पता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे
काम करता है दोस्तों। तो ये वर्किंग प्रोसीजर है ट्रांसफार्मर का दोस्तों। ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है, ठीक है। यानी 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके चलो, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के टाइप देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए, ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा, ये सर क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा कर दिए आप, यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा कर दिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स कम है। मतलब प्राइमरी में, ध्यान से सुनना, जहाँ इनपुट है, यहाँ इनपुट था ना, और ये आउटपुट। सिंपल लॉजिक है भाई। अभी तो हमारी बात हुई, यहाँ से करंट गया इनपुट, और यहाँ से हमको क्या मिला, आउटपुट मिला। सिंपल लॉजिक है, ठीक है ओके दोस्तों। अब इनपुट है, आउटपुट है, और ये प्राइमरी कॉइल है, तो ये सेकेंडरी कॉइल है। अब ध्यान से सुनना, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स NP और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न NS। ध्यान से देख। अब दोस्तों मान लो कि NS ज्यादा हो NP से, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा हो प्राइमरी की कंपेयर में, तो दोस्तों क्या होगा। सर देखिए सर, एक टर्न है तो एक फ्लक्स, एक टर्न पे एक फ्लक्स, ऐसा बोलूं तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा फ्लक्स। तो दोस्तों यहाँ पे टर्न्स कम है तो फ्लक्स कम, और यहाँ पे टर्न्स ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा, है ना। और दोस्तों नंबर ऑफ बोल सकते हैं EMF, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, डी फ्लक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF, है ना। तो दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड EMF ज्यादा होगा, मतलब वोल्टेज ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज हाई, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज लो। तो दोस्तों ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लो से हाई करे उसको हम बोलते हैं, जो वोल्टेज लो से हाई करे उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है, से कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। और स्टेप अप करना हो तो उसको कहाँ लगाते हैं, पावर स्टेशन के बाहर लगाते हैं। पावर स्टेशन में जो बिजली आई ना उसका वोल्टेज हाई कर देते हैं, है ना। ओके क्लियर है, क्लियर है। अब दोस्तों नेक्स्ट और बनाता हूं मैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा और यहाँ पे कम, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट, ये सब लिखना पड़ता है, मार्क्स लेने हैं तो। सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये इनपुट, ये नंबर ऑफ टर्न्स इसके और इसके, यहाँ पे NP इज ग्रेटर देन NS, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ये कौन सा हो गया, सही बोल देना, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सर कैसे, कैसे सर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज हाई रहेगा और यहाँ पे वोल्टेज लो रहेगा, ठीक है। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन को कहाँ लगाते हैं दोस्तों, घर के बाहर। क्यों घर के बाहर, आपके घर में 240 वाली बिजली चाहिए भाई, ठीक है, ठीक है ओके दोस्तों। ये करने के बाद हम ऐसा जानते हैं दोस्तों, ये इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी कॉइल क्या होता है, सही बोल देना। इंड्यूस्ड EMF तो सर पता है सर, डी फ्लक्स बाई डी टी। बोल हाँ या ना, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। यस सर बिल्कुल। और दोस्तों इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी तो क्या होगा, EMF डी फ्लक्स बाय डी टी। इतना इजी है, ठीक है कि नहीं, ये बोल, है ना। ये काम में आने वाला है, 2 मिनट रुक जा दोस्त। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तो कंपेयर कर सकता है। ES तो कुछ भी लिख रहे, EP बाई ES, EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS। डन है, डन है कि नहीं है, ओके। हाँ, EP बाई ES को ही दोस्तों बोल सकता है वोल्टेज, VP बाई VS। तो ये एक फॉर्मूला अच्छा बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VS बाई VP, सबको उल्टा कर दे, ES बाई EP, NS बाई NP। बोल हाँ या ना यार।
तो दोस्तों देखो, मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे ईएमएफ इतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? ओके चल। अब दोस्तों देखो, जहाँ एनपी क्या है, वेयर एनपी इज नंबर ऑफ टर्न्स in primary coil, where ns is number of turns in secondary coils। ओके डन है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चला जाए दोस्तों। ns बाय एनपी का कुछ मतलब होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू दी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। उस रेशियो को बोलते हैं लैम्बडा, और उसका मतलब क्या होता है मालूम दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या बोलते हैं? एनएस अपॉन एनपी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ऐसा आप पूरा लिखना हो ना, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब देखना दोस्तों, एकदम सही लेवल वाली बात कर रहा हूं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, ये छोटे छोटे एमसीक्यू आपको यहीं से गुजकैट में भी मिल जाएंगे रे, है ना। देख, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सच्ची बोलना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कभी कभी एक गैमा भी लिखते हो, दोस्त टेंशन नहीं लेना। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? 0 होता है, 1 से ज्यादा होता है, 1 से कम होता है, क्या होता है? तो दोस्तों लॉजिक यहां से क्लियर हो रहा है। स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी। अब जब इस हिसाब से बात करूं तो एनएस ज्यादा और ये कम है, तो लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1 हो गया। बोल हाँ या ना? तो फिर दोस्तों स्टेप डाउन की बात करूं तो उसमें आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होते हैं, देखा हुआ तो है, ये रहा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दिस। तो अब देखो दोस्तों, ये ज्यादा और ये कम, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 1 से कम आएगा, मतलब लेस देन 1। बोल हाँ, इतने छोटे छोटे एमसीक्यू हैं दोस्त, बोल क्या बोलता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर जा रहे हैं हम? ठीक है, 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके चलिए, एक अच्छी वाली बढ़िया वाली लेवल वाली थियरी। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पावर फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, प्रूव IP अपॉन IS इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ऐसा प्रूव करने को बोला है हमें, कोई इश्यू नहीं, देख लेते, चला जाए दोस्तों। मैं क्या बोल सकता हूं, यदि मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर लूं तो उसका एफिशिएंसी 100%। बिल्कुल सर, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर में जितना इनपुट एनर्जी आ रहा है उतना ही आउटपुट एनर्जी जा रहा है। ओहो हो सर, क्या बात है, सेवा भावी ट्रांसफॉर्मर है दोस्त, है ना, सेवा करने बैठा है ट्रांसफॉर्मर में। ये ट्रांसफॉर्मर को ऐसे ऐसे दोस्तों, इसका साइन है, ट्रांसफॉर्मर के ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया इनपुट कॉइल, ये हो गया आउटपुट मतलब सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ओके दोस्तों, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो, 100% एफिशिएंसी वाला हो, तो जितना इनपुट में एनर्जी आया उतना आउटपुट को एनर्जी मिलेगा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। एनर्जी का मतलब क्या? पावर, है ना। तो देख, लिखना कैसे आपको एग्जाम में, लेट्स सी। If the transformer is an ideal one, its efficiency is 100%. So no energy loss, no energy losses. ठीक है, so we can say that sir, so इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, ये मिलेगा सर हमें। ठीक है, पावर हम जानते हैं दोस्तों, पावर इज इक्वल्स टू I इंटू वी, ये बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, मतलब इनपुट में जितना एनर्जी आया उतना आउटपुट में एनर्जी जाएगा। इनपुट पावर, पावर का मतलब है PI, इनपुट पावर, आउटपुट का मतलब PO। ठीक है, PI मतलब VI IOVO, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, बराबर सर, सही जा रहे हो। अच्छा, इनपुट में हमने दोस्तों प्राइमरी कॉइल लिया हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं IPVP, चलेगा।
और आउटपुट में हमने सेकेंडरी कॉइल लिया है, तो आई एस वी एस ऐसा हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं से दैट वी एस बाई वी पी इज इक्वल्स टू आई पी बाई आई एस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल। बोल कहाँ प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है क्या? डन है, इसको इक्वेशन 1 दे दें, ठीक है। बट दोस्तों आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल नहीं है दोस्त, क्योंकि हमेशा थोड़ी बहुत एनर्जी का तो लॉस होता है दोस्त, थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस तो होता है। मैं लिख पाऊंगा दोस्तों यहाँ पे, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट, है ना। मैं वेल डिजाइंड, मान लो कि मैं वेल डिजाइंड ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ ना सर, वेल डिजाइन ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ एकदम चकाचक लेवल का, तो भी सर उसका एफिशिएंसी मोर देन 95% होता है। उसका एफिशिएंसी मोर देन 95% होता है, 100% तो नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, हमको पता है 95 से ऊपर होता है, लेकिन हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो 100% मुझे मान के चलना है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये तो आपको पता है दोस्तों, जितना वोल्टेज, ये तो उसमें भी था ना, लास्ट थियरी में भी हमने देखा ना, ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इज प्राइमरी, ठीक है। ये तो इक्वेशन पता है सर। तो 1 और 2 ले ले साथ में, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्या बात है सर, वी एस अपॉन वी पी, वी एस अपॉन वी पी। तो देखिए दोस्तों, वी एस अपॉन वी पी, ठीक है। तो क्या लिख पाऊंगा मैं, एन एस अपॉन एन पी लिख पाऊंगा, और वी एस अपॉन वी पी है तो उसको क्या लिख पाऊंगा, आई पी अपॉन आई एस। बोल हो गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो ये आ गया आपका जो आपको प्रूव करना था वो। कितना इजीली और स्मूथली जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमने एक मार्क किया, एक चीज मार्क किया आपने, मैंने तो किया, वोल्टेज ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ये बात मगज में बिठा ले, फंडा फोकस है, ठीक है। और दोस्तों वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी देख ले तो कैसे, वी एस है तो आई पी है, वी एस और आई एस देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। ये बातें आपको समझ में आई तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है दोस्त। और एक फंडा फोकस, या तो एमसीक्यू लिख ले, आई और वी दोनों ऑसिलेट होते हैं, एनर्जी ऑसिलेट होती है दोस्तों, है ना। तो ऑसिलेट होते हैं तब उनका दोस्तों फ्रीक्वेंसी, वी और आई के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। ये माइंड में आ गया, लिख लेना, कहीं काम में आएगा। यहाँ पे आई और वी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आई और वी के ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी जितना होता है। डन है, ठीक है, चला जाए। थोड़ा सा फंडा फोकस में क्लियर करवाऊं तुझे, ओके। दोस्तों V इज प्रोपोर्शनल टू N, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये क्लियर है, ओके दोस्तों। एक छोटी सी नॉर्मल सी बात, मान लो मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है, ये छोटे छोटे दोस्तों फंडा फोकस आपकी लाइफ सेट करने वाले हैं, है ना, ठीक है, चल ठीक। मान लो मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, चल मान ले स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोस्तों वोल्टेज लो होगा, इधर वोल्टेज हाई मिलेगा, पक्की बात सर। अब दोस्तों ऐसे देखने जाऊं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I, मतलब कि सेकेंडरी स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज हाई मिलता है तो करंट लो मिलता है, सिंपल है, करंट डिक्रीज होगा, है ना। और यहाँ पे वोल्टेज लो है तो ऑब्वियसली सर इस प्राइमरी कॉइल में करंट हाई मिलेगा। सिंपल क्लियर है दोस्तों, सिंपल बात है। बोल कहीं प्रॉब्लम है? नहीं है ना, ठीक है। छोटे छोटे दोस्तों एमसीक्यूज आपको काम में आने वाले, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक दोस्त और, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। आउटपुट पावर में P इज इक्वल्स टू आई वी, आउटपुट पावर ये रहा ना रे, तो देखा तो सही, आउटपुट पावर में कौन था, आई एस वी एस,
ISVS, और इनपुट में कौन था IPVP इंटू 100%। बोल समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? तो ये दोस्तों आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये याद रख सकते हो। इसके फॉर्मूला इसके सम्स आने वाले टेंशन नहीं लेना है ना। 2 मिनट रुक जाओ, मैं पेज चेंज करता हूँ। ओके, एक हल्का फुल्का सा लॉजिक क्लियर करते हैं, ठीक है। लॉजिक क्लियर करते हैं दोस्तों। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये टर्न्स कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। खाली इतना ही पूछा है आपसे मैंने, मुझे पहले लॉजिकल बात करना, फिर मैं सवाल भी करवाऊंगा। प्राइमरी में टर्न्स हैं 100 और सेकेंडरी में है 200, ध्यान रखना। तो प्राइमरी में वोल्टेज 200 हुआ तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा, इतना बता दें। सर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रहे हैं। याद है ना आपको, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये 2 बातों पर से मैं आपको लॉजिक क्लियर है दोस्तों। गुजकेट में ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त। नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो ऑब्वियसली वोल्टेज डबल हो गया, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर है 400 वोल्ट। अब वोल्टेज डबल हो गया दोस्त तो करंट तो हाफ हो गया, है ना। तो करंट हाफ हो गया मतलब कितना, 5 एम्पियर। सिंपल है, क्वेश्चन फिनिश्ड, है ना। अब आपको मान लो लॉजिक से नहीं जाना है और मान लो भी बोर्ड की एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो आप क्या करेंगे? तो फॉर 2 मार्क्स ऐसा आप कर सकते हो। चलिए पहले तो NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। हाँ सर जानते हैं, ये फॉर्मूला था। NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 200, NP 100, VS पता नहीं, VP है 200, ठीक है। चलो जूम 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 ये सामने जाएगा तो VS इज इक्वल टू 400 वोल्ट। सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब दोस्तों मुझे पता है, अब VS/VP इज इक्वल टू IP/IS, या तो वही NS/NP जो फॉर्मूला लेना हो आपको। NS/NP इज इक्वल टू IP/IS ले सकते हो, VS/VP इज इक्वल टू IP/IS ले सकते हो। चलो ठीक है, VS 400, VP 200, IP 10, IS पता नहीं, 200 दूना 400, IS इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये 2 नीचे आएगा ना, 2 5 10, सिंपल। तो ऐसे कर या ऐसे कर, तेरी बात क्लियर है दोस्त, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही तगड़ा वाला। 2 मिनट रुक जा। ओके दोस्तों चलिए, नया थियरी है। ड्यू टू विच रीजंस द एनर्जी लॉसेस डू अकर इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। चला जा दोस्तों। पहला एनर्जी लॉस का पहला रीजन है, समझाता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये जो आयन कोर होता है ना, सॉफ्ट आयन कोर, आपको मैंने ऐसा डिजाइन बता दिया, ये वाला, ठीक है। फिर हमने क्या किया दोस्तों, आजू बाजू में वाइंडिंग भी कर दिया, जो हो ठीक है, ठीक है, ओके, डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, है ना। अब जब प्राइमरी में करंट जाता है, ये इनपुट है ना, एसी का इनपुट, ये करंट गया अंदर प्राइमरी में, तो दोस्तों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, है ना। आप देख पा रहे हो दोस्तों, सॉफ्ट आयन कोर का डिजाइन है ना, थोड़ा सा भी पुअर होता है ना, डिजाइन बराबर नहीं होता है, या तो एयर गैप होता है कोर में, तो देखिए क्या सिचुएशन होता है। ये जो फ्लक्स, ये मतलब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये लाइंस हैं, ये देखो दोस्तों, ये वापस ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी ना। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो ये वाला पोर्शन, ये तो पूरा खाली है बीच में, भाई ये कैसे सीन है मालूम है, ऐसा। तो ये जगह पूरी खाली है, बीच में उंगली डाल घुमा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरी जगह खाली है, बीच में हवा है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखो, हवा में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो पूरा हमने तो आगे क्या बोला था, सॉफ्ट आयन कोर क्या करता है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पहुंचाता है, यहाँ पे पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों यदि आयन कोर का डिजाइन बराबर नहीं हो, या तो देखो ये एयर गैप हो, तो देखो ये फ्लक्स लीक हो गया कि नहीं हो गया, फ्लक्स लीकेज हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों तो फ्लक्स लीक हुआ मतलब एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। तो पूरा एनर्जी इनपुट था, वो आउटपुट यहाँ पे ये आयन कोर दे रहा था, यहाँ पे जुप 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 जुप। लेकिन दोस्तों आयन कोर का डिजाइन पुअर हो, अच्छा ना हो, और ये एयर गैप हो, तो दोस्तों क्या होता है, फ्लक्स लीक हो जाता है।
तो हम क्या लिखेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है दोस्तों, या आपको मैंने समझाया, आप खाली लिख सकते हो दोस्तों ऐसा कि ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर और द एयर गैप्स इन द कोर, ये दो रीजंस हैं, है ना, फ्लक्स लीक हो जाता है, फ्लक्स लीकेज अकर। ठीक है दोस्तों, अब इसको कम करने का या मिनिमाइज या रिड्यूस करने का फॉर्मूला क्या है, कैसे आप रिड्यूस कर पाओगे इस सिचुएशन को। तो दोस्तों हम इसके लिए क्या करते हैं पता है दोस्तों, ये बेस्ट आइडिया है। आपको क्या करना चाहिए, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, ये भाई गैप है दोनों, ये और ये गैप है, हवा है, कुछ नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर लपेट देना चाहिए, है ना, बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है, इट कैन बी reduced by winding the primary and secondary coil one over other, that's it, है ना, एक दूसरे के ऊपर बांध देना चाहिए। ओके ठीक है, चल, तो ये फ्लक्स लीकेज होता है, उसके कारण एनर्जी लॉस होता है, पहला रीजन। दूसरा दोस्तों कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, कैसे देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ही आपने वाइंडिंग किया है, ये रहा प्राइमरी का वाइंडिंग और ये रहा सेकेंडरी का वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों, दोनों वाइंडिंग वायर हैं, दोनों वायर है, उसमें कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल सर, कूट कूट के भरा हुआ होगा रेजिस्टेंस, तो है ना, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा आर। अब दोस्तों रेजिस्टेंस है तो आपको पता है आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से फुल एनर्जी लॉस होगा, बिल्कुल सर, है ना, एनर्जी लॉस होगा, पक्का, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से एनर्जी लॉस होगा। अब दोस्तों इसको मिनिमाइज करना हो तो क्या कर पाओगे आप, इस एनर्जी लॉस को मिनिमाइज रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, मेरे पास आइडिया है, हम जानते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। मैं यदि एरिया इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा तो एनर्जी लॉस भी घट जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एरिया इंक्रीज करने के लिए मतलब कि मैं थिक वायर यूज करूं, थिक वायर यूज करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बोल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाय यूजिंग थिक वायर वी कैन मिनिमाइज और वी कैन रिड्यूस द एनर्जी लॉस, ऐसा आपको लिखना है। अच्छा, इसमें थोड़ा फंडा समझाता हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। ये मेरे पास है, मान ले कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इसका क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल हुआ, ये इसका क्या हुआ सर, प्राइमरी कॉइल हुआ, ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना। अब दोस्तों स्टेप अप में आपको पता है सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, ध्यान से सुनना, वोल्टेज ज़्यादा होता है मतलब कि करंट कम होता है, अरे बाप रे, वोल्टेज ज़्यादा होता है, इस बाजू में वोल्टेज ज़्यादा होता है मतलब करंट कम होता है, करंट कम होता है मतलब, करंट कम होता है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है रिलेशंस, ऑब्वियसली सर, करंट कम है मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो दोस्तों इस साइड हम थिक वायर लगाएंगे, थिक वायर हम दोनों साइड लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खर्चे वाली बात है। तो हम दोस्तों प्रीफर कहाँ करेंगे थिक वायर लगाना, सेकेंडरी कॉइल पे थिक वायर लगाना प्रीफर करेंगे स्टेप अप में। उसी हिसाब से मैं आपको बोलूं, स्टेप डाउन है ये, और ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी कॉइल है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे थिक वायर लगाना पसंद करेंगे दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनाएगी दोस्तों, होशियार बनाएगी, ये सब ध्यान में रखना हो आपको। तो एग्जाम में तो दो दो वर्ड्स लिखने रहे, फ्लक्स लीकेज के कारण एनर्जी लॉस अकर्स ड्यू टू दी फ्लक्स लीकेज, बिकॉज flux leakage occur because the poor design of the core or the air gap in the core।
To reduce the effect, to reduce the energy loss, we can what we can do, we can reduce the energy loss by winding the primary and secondary coil on coil one over other, एक दूसरे के ऊपर लपेट के, ठीक है। इसमें आपको छोटा सा लिखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग आई स्क्वायर आई टी के हिसाब से, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से एनर्जी लॉस होता है, दैट्स इट। टू रिड्यूस दैट एनर्जी लॉस वी हैव टू यूज थिक वायर। पत गया ये सब दोस्तों, ये बातें आपको होशियार बनाएगी दोस्तों, है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है भाई, बोल डन कि नहीं। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके दोस्तों, तीसरा है एडी करंट। आप पढ़ चुके हो दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। एडी करंट का मतलब क्या होता है, जब प्राइमरी में आप इनपुट देते हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होता है, एडी करंट आयन कोर में आता है। एडी करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना बोल। उसके कारण हीट जनरेट होता है और हीट एनर्जी लॉस होता है। सिंपल, आप ऐसा लिख सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए लिखिए, द अल्टरनेटिंग, बुक में आपका ऐसा लिखा है उस हिसाब से लिखना, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट। समझ में पूरा समझ दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। करंट्स इन दी आयरन कोर एंड कॉजेज हीटिंग, ठीक है। टू रिड्यूस द इफेक्ट, the effect is reduced by what, by having a laminated core। ये क्या है सर, तो laminated coil, ये क्या है सर, ये तो बुक का सर बैठा बैठा लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं तुझे फील करवाता हूँ दोस्त, एक्चुअल में क्या है। अब तुझे पता है, जब एसी सोर्स में से करंट आता है, इनपुट आता है दोस्तों, तो आयन कोर में एडी करंट इंड्यूस होता है, एडी करंट आ जाता है दोस्तों, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होता है जिससे एनर्जी लॉस होता है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखना, पहले क्या होता है एक्चुअली में, आयन कोर है ना, उसका डिजाइन ही गलत है थोड़ा। आयन कोर का डिजाइन आप ऐसा रखो ना, जाड़ा वाला, ऐसा 3D समझ रहे हो तो देख, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, ये वाला। अब देख दोस्त, तो आराम से देखना, जब एडी करंट होता है, उसका लूप ऐसे देख रहे तू, इसका लूप 3D लूप है, 3D लूप है दोस्तों, 3D लूप है पूरा, समझ रहे तू। बॉक्स है, पूरा बॉक्स ले ले, बॉक्स के इस साइड से गया, उस साइड से निकला और वापस यहाँ पे आया, ऐसा 3D लूप आपको दिख रहा है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, ये 3D लूप होगा तो एनर्जी वेस्ट ज़्यादा होगा। और यही मान लो कि ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, एक तो ये जाड़ा बुक है मेरे पास, जाड़ा बुक है, ठीक है, और इसकी बात करो तो यहाँ पे करंट का लूप यहाँ से गया, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से गया, यहाँ से बाहर आया, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना होता है दोस्त, आयन कोर होता है ना, इसको जाड़ा न लेके उसको ऐसा पट्टियों में डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे, फील कर रहे तू, ऐसा छोटा छोटा पट्टी में, एक ये सिंगल पट्टी, चल सिंगल पट्टी में डिवाइड कर दिया इसमें, और ऐसे पट्टियों में डिवाइड करके फिर उसको इकट्ठा करके जाड़ा बनाया जाता है। तो ये पट्टियों में बनाने का मतलब क्या है, छोटी छोटी टुकड़े करने में मतलब क्या है भाई, पूरी किताब है और उसके पेज हैं, एक एक पेज जैसा मैं आयन कोर लेना चाहता हूँ, एक एक प्लेट जैसा। क्यों मालूम है दोस्तों, ये आयन कोर का एक प्लेट लूँ ना तो अब 2D बन गया। 2D बन गया मतलब एडी करंट का रास्ता कैसा हो गया, 2D हो गया दोस्तों, तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। आप आगे पढ़े हो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो आयन कोर होता है ना, वो कभी भी मतलब ऐसा रखना चाहिए, ऐसा पट्टियों वाला, समझ रहे तू, पूरा ऐसे ऐसा नहीं ले लेने का, पूरा ऐसा नहीं, ऐसा पट्टियों वाला लेने का। डन है कि नहीं है, पक्का? हाँ। तो दोस्तों ये हो गया 2D, ये हो गया 3D। 2D होगा ना तो जुपाक लॉस कम होगा। डन है। तो दोस्तों लिखते हैं, इसलिए दोस्तों लैमिनेटेड कॉइल, और ऊपर से क्या करते हैं मालूम है, पट्टियां तो लगा दी, एक पट्टी और उसके बीच में लैमिनेशन,
मतलब करंट का आगे जाना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी पट्टी ले ली, उसके बीच में लेमिनेशन, तीसरी पट्टी ले ली, उसके बीच में लेमिनेशन, चौथी पट्टी ले ली, उसमें बीच में लेमिनेशन। तो दोस्तों करंट छोटे से रास्ते में सीमित रह जाएगा और एनर्जी लॉस कम होगा। आप सब जानते हो एडी करंट के बारे में, ठीक है। मुझे जितना ये इस चैप्टर के लिए था उतना समझा दिया आपको। अब दोस्तों नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस लूप। व्हाट इज इट? हिस्टेरिसिस लूप या हिस्टेरिसिस क्या है दोस्तों? ये आपको पता है दोस्तों, जब एसी सोर्स में से हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एसी सोर्स की बात चल रही है। एसी सोर्स में से जब करंट आता है दोस्तों, और करंट का भी डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। बिल्कुल सर, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जिससे दोस्तों मुझे कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ऑब्वियसली सर, है ना। अब दोस्तों उसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो सॉफ्ट आयन कोर है उसका, भाई एक तो देख, मैं करंट एक ही डायरेक्शन में हो, ये रहा, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अब करंट का आधे आधे चक्कर में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कभी नीचे, फिर वापस करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे, ये सिस्टम हो रहा है दोस्तों, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो दोस्तों आयन कोर क्या होती है, कभी मैग्नेटाइज होती है, कभी डीमैग्नेटाइज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है, तो उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस होता है दोस्त, ठीक है, डन है। और दूसरा दोस्तों, क्यों हम आयन कोर यूज करते हैं इस केस में, मतलब कि ट्रांसफार्मर में, बहुत ही लॉजिक लेवल वाली बातें होती है दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, आयन सॉफ्ट आयन कोर है ना, उसका हिस्टेरिसिस लूप कुछ ऐसा है, बस हो गया। इसी की जगह पे आप स्टील लो ना दोस्तों, तो उसका हिस्टेरिसिस लूप ये स्टील का। तो अब तू मुझे बता दोस्त, जितना हिस्टेरिसिस लूप का एरिया ज्यादा, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लॉस, हाँ या ना बोल दे चल एक बार यार, तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों सॉफ्ट आयन कोर क्यों लेते हैं, क्योंकि हिस्टेरिसिस लूप का एरिया उसका छोटा है, तो एनर्जी लॉस छोटा होता है, ठीक है। और ये भी तो है, बोल क्या बोलता है दोस्तों। तो फिर इन कारणों से दोस्तों एनर्जी लॉस होते हैं, उसके मैंने आपको मिनिमाइज करने के रास्ते भी आपको बताए हैं, ठीक है, पक्की वाली बात, ओके। चलिए दोस्तों थोड़े हल्के फुल्के सम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, चला जाओ दोस्तों। एक एसी सोर्स है, वो ट्रांसफार्मर को 240 वोल्ट और 0.7 एम्पियर करंट देता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा एक ट्रांसफार्मर बना दिया है ना, ओके। क्या है बोलिए फिर से, एक इनपुट वोल्टेज 240 है और इनपुट करंट 0.7 एम्पियर है, ठीक है। अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ऑन द बल्ब ऑफ 24 वोल्ट एंड 140 वाट, मतलब आउटपुट, बल्ब को स्टार्ट कर रहा है ट्रांसफार्मर, कितना वोल्टेज दे रहा है, 24 वोल्ट, और क्या कर रहा है, 140 वॉट का पावर दे रहा है, तो आउटपुट पावर 140 वॉट का हो गया, हाँ या ना बोल दे यार चल एक बार, ठीक है। तो दोस्तों एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का क्या होगा, एक एसी सोर्स है 240 दे रहा है ट्रांसफार्मर को, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे इनपुट है ये एसी सोर्स और यहाँ पे आउटपुट है ना। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ऑन द बल्ब ऑफ 140 वोट 140 वॉट का पावर देने के लिए, तो P0 = 140 वॉट, इनपुट ये है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%, ठीक है, बोल हाँ या ना बोल दे चल एक बार यार, ठीक है, ओके। अब PO मतलब P आउटपुट तो 140 है, P इनपुट नहीं है, P इनपुट है ना सर, P इनपुट यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ, VI इंटू II, बोल लगभग 168 आएगा, आ गया कि नहीं आ गया, 168 इंटू 100, ठीक है, तो तेरा N आएगा 83.3%, बोल हाँ या ना एक बार बोल दे चल यार, इतना इजी काम है यार, क्यों टेंशन लेता है, ओके। सेकंड क्वेश्चन
आउटपुट करंट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 2 एम्पियर, है ना। और ऐसा ही बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन दी 230 वोल्ट एंड 2 एम्पियर करंट। हाँ, मतलब कि आउटपुट की बात कर रहा है, किस पे काम कर रहा है वो, कितना आया वो नहीं, किस पे काम कर रहा है वो, 2 एम्पियर करंट पे, लोड करंट पे और 230 वोल्ट पे। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफॉर्मर का ये हालचाल हो जाएगा। ठीक है, चला जाए। अब दोस्तों आउटपुट मतलब सेकेंडरी पे कितना है करंट, 2 एम्पियर। ठीक है, ओके। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एन एस इज 1/25। ये आपको दे रखा है। तो फाइंड द करंट इन प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी में करंट फाइंड करना है। अरे अरे सर, इससे इजी क्वेश्चन तो एक भी नहीं हो सकता। हम जानते हैं दोस्तों आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। हाँ, है ना। तो आई पी फाइंड करना है तो एन एस अपॉन एन पी इंटू आई एस। हाँ, ये सामने गया। एन एस अपॉन एन पी दोस्तों, एन पी अपॉन एन एस है 1/25, तो एन एस अपॉन एन पी क्या हो जाएगा 25/1। ठीक है, उल्टा ना। ठीक है, तो 25/1 आई एस कितना है 2, तो आई पी कितना आ जाएगा 50 एम्पियर। इतना इजी काम है दोस्तों, इतने इजी सम है, तेरी बुक में टेंशन लेना नहीं। ये तो बाहर के सम्स बना के करवा रहे हैं आपको, बुक के तो अभी अलग से हम करवाएंगे। ठीक है, चला जाए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब लैम्बडा 3/2 दे रखा है, मतलब कि एन एस अपॉन एन पी दे रखा है, कहीं काम में आएगा तो। वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी का वोल्टेज 30 वोल्ट है, तो फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अरे 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 सर, कितना ईजू काम है, कितना ईजू काम है। ये रहा, इसका वोल्टेज है 30 और इसका फाइंड करना है, सिंपल। तो दोस्तों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी, सिंपल है। तो वी एस फाइंड करना है तो एन एस अपॉन एन पी इंटू वी पी। एन एस अपॉन एन पी कितना है 3/2 और वी पी कितना है 30, जुपाक 45, तो वी एस कितना आया 45 वोल्ट। बोल क्या बोलता है दोस्तों, हाँ या ना बोल दे यार, तो फिर यार, है ना। रुक जा, दूसरे और 2-3 सम करवाता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए 2-3 सम और है, फिर फिनिश करते लेक्चर। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 90%। 90% है मतलब 0.9 लिख दूँ, कोई इश्यू नहीं है आपको। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये बड़ा अच्छा करते हो सर आप, है ना। हाँ, अब देख आराम से लिखते जा खाली तू। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कहाँ है, ये रहा प्राइमरी और ये रहा सेकेंडरी। अब लिख चल, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल वीपी इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू इट आईपी इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, है ना। आउटपुट वोल्टेज इज वी एस, सेकेंड आउटपुट कहाँ मिलता है, सेकेंडरी पे मिलता है 300 वोल्ट। सो फाइंड द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना होगा। अरे अरे सर, एफिशिएंसी दिया है फिर क्या चिंता है, एफिशिएंसी दिया है फिर क्या चिंता है। परसेंटेज में था एफिशिएंसी तो मैं 100% करता, यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी को क्या कर दिया 0.9 कर दिया है। ठीक है, तो परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है सामने। आउटपुट मतलब वी एस इंटू वाई एस, इनपुट मतलब वी पी इंटू आई पी। ठीक है, आई एस फाइंड करना है, सॉरी चलिए अब रखते हैं सब में वैल्यूज रखते हैं, चलो। तो आई एस इज इक्वल्स टू एन इंटू वी पी इंटू आई पी अपॉन वी एस। ठीक है, अब जोल जाल करके लाओगे तो आंसर आपका आएगा 3 एम्पियर। ठीक है, इतना इजी काम काज है। लास्ट सम दोस्त, थोड़ा तगड़ा वाला सम दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्शन का सम है ना। चला जा। देखो दोस्तों, प्राइमरी का जब नंबर ऑफ टर्न्स 5 होता है और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स जब 10 होता है, तब म्यूचुअल इंडक्शन कितना होता है 25 हेनरी होता है। अब प्राइमरी का टर्न्स मैं 10 कर दूं और सेकेंडरी का 5 कर दूं तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। पहले तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है, μ0 n1 n2 a अपॉन l। ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ m इज प्रोपोर्शनल टू n1 n2। हाँ या ना बोल दे यार, चल ठीक है। ये पहला वाला केस है, ये दूसरा वाला केस है। ठीक,
दूसरा वाला केस M2, पहला वाला केस M1, M2 और M1। दूसरा वाले केस में N1 N2 मतलब क्या है, NP NS, इसको डैश कर दूं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पहले वाले केस में N1 N2 क्या है, मतलब NP NS है, सिंपल भाई। M इज प्रोपोर्शनल टू N1 N2, ठीक है। अब मैं रेशियो करूंगा M2 बाई M1 का, तो M2 बाई M1। दूसरे केस में M कितना, तो N1 N2 मतलब कि NP डैश NS डैश। पहले वाले केस में N1 N2 क्या है, मतलब 5 and 10, मतलब NP इंटू NS है। तो देखिए NP डैश 10, NS डैश 5, ये NP हो गया 5 और ये हो गया 10। जुपाक M2 इज इक्वल्स टू M1, ओहो सर 25 हेनरी, सेम नो फर्क, ठीक है कि नहीं दोस्त। तो ये है दोस्तों आपका ट्रांसफॉर्मर का NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको मजा आया होगा दोस्तों। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेंशन लेना नहीं, खाली वीडियोस देख, नोट्स बना, मजे कर तू। गुजकैट जी नीट तक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं। चल बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कुछ हो तो बोलना रे कमेंट में, टेंशन मत ले, ठीक है। चल बाय बाय, टेक केयर।